हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद इजराइल ने जारी कर दी है एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, आतंकी हमले की जताई गई है आशंका। साथ ही साथ आपको बताएंगे मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार ने लगाया बैन। देश विरोधी गतिविधियों पर सबसे बड़ा एक्शन। जी हां दोस्तों, बताएंगे कौन है मसरत आलम जिसकी मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर अमित शाह ने लगाया है बैन। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां जम्मू और कश्मीर में गाजा जैसे हालात के सवाल पर फिर एक बार भड़के फारूक अब्दुल्ला कह दिया चलेंगे बम तो गिरेंगे कहां। साथ ही साथ अटल जी का भी नाम लिया गया है। उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां चीनी सेना के संवेदनशील तस्वीरें लीक होने से डर गया है चीन, अपने ही लोगों को दे रहा है धमकी। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं, मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 सेना और मोदी तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दिल्ली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद इजराइल ने जारी की है एडवाइजरी। आतंकी हमले की जताई आशंका। जी हां, नई दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद इजराइल सरकार ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। हमास और इजराइल में जारी जंग के बीच मंगलवार शाम को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी डिप्लोमेटिक एनक्लेव में इजरायली दूतावास के पास एक विस्फोट हुआ था। हालांकि इस विस्फोट में किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत में रह रहे अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि नई दिल्ली में दूतावास के पास हुआ विस्फोट एक संभावित आतंकी हमला था। दोस्तों, इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से जारी एडवाइजरी में इजरायल नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि वे भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे मॉल और बाजार जाने से बचें। इसके अलावा इजरायली नागरिक उन जगहों पर भी जाने से बचें जिसे यहूदी और इजरायलियों की जगह के रूप में जाना जाता हो। जी हां, अगली खबर बता दें, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार ने लगाया बैन। देश विरोधी गतिविधियों पर बहुत बड़ा एक्शन। जी हां, केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम ग्रुप पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ट्वीट करके बताया कि देश विरोधी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर यूएपीए के तहत बैन लगाया गया है। इस संगठन पर 5 साल का बैन लगाया गया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर यानी मसरत आलम गुट या MLJKMA को यूएपीए के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है कि जो भी हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम करेगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल आपको बता दें कि आखिर कौन है ये मसरत आलम जिसकी मुस्लिम लीग जेके पर अमित शाह ने लगाया है बैन। दरअसल मसरत आलम भट्ट जो 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, कश्मीरी कट्टरपंथी अलगाववादी समूह ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। इस पद पर उनकी नियुक्ति 2021 में हुई थी। 50 वर्षीय मसरत आलम पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी फंडिंग मामले में मामला दर्ज किया है। 2010 में कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने के कारण वो लगातार गिरफ्तारी में। अगली खबर की बात करें, जहां चलेंगे बम तो गिरेंगे कहां। जी हां, जम्मू और कश्मीर में गाजा जैसे हालात के सवाल पर फिर बिद के फारूक अब्दुल्ला। अटल जी का भी लिया नाम। दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 का स्वागत किया है। राहुल की इस यात्रा को भारत न्याय यात्रा का नाम दिया गया है, जो 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी। कुलगाम में मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा थे और भारत न्याय यात्रा का हिस्सा रहेंगे। जम्मू कश्मीर में गाजा जैसे हालात हो सकते हैं, उनके बयान पर जब दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब बम चलेंगे तो आखिर गिरेंगे कहां, हवा में तो नहीं जाएंगे ना। यदि भारत और पाकिस्तान बातचीत के लिए एक साथ नहीं आते हैं तो ऐसा हो सकता है। एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चीन है। यदि युद्ध छिड़ जाता है तो कश्मीर के लोग प्रभावित होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। अगर हम पड़ोसी के साथ दोस्ती करेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे और ऐसा नहीं हुआ तो मुसीबतों का एक माहौल खड़ा होगा। अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आज लड़ाई का वक्त नहीं है, बातचीत का वक्त है। अल्लाह करे कि वो बातचीत का वक्त शुरू हो जाए और हम उस मुसीबत से बच जाएं। लेकिन दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला को कौन सिखाए, कौन बताए कि भारत पाकिस्तान से आगे से बातचीत शुरू करे और उधर से पाकिस्तान बातचीत भी करे और साथ ही साथ आतंकवाद से भारत को दहलाने की भी कोशिश करे। क्या दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? ये बातें कैसी समझाई जाएंगी दोस्तों? इस प्रकार के बयान
बयानबाजी जो फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, इस पर आपकी जो भी टिप्पणी हो बताइएगा जरूर। कल आप लोगों ने काफी ज्यादा कमेंट किए थे, हमने सबके कमेंट्स को लाइक किए हैं, आज भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर कि कश्मीर का हाल भी गाजर जैसा हो जाएगा, जिस पर पाकिस्तानियों ने जो कहा वो आपको भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानियों का क्या राय है बता दें। सना अमजद नामक पाकिस्तानी यूट्यूबर से बात करते हुए एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि खुद फारूक अब्दुल्ला जब अहम पदों पर थे तब उन्होंने कभी भी कश्मीर मुद्दे पर गंभीरता से बात नहीं की। उनके मुकाबले में भारत की मौजूदा सरकार और इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने भी पाकिस्तान से बातचीत कर मसले को सुलझाने पर जोर दिया। हालांकि आज उनका कश्मीर को लेकर चिंता दिखाना समझ से परे है। पाकिस्तानी शख्स ने आगे कहा कि देश में चुनाव है, ऐसे में भारत को लेकर कई तरह के बयान अभी सामने आएंगे। नवाज शरीफ का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी शख्स कहता है कि जब उन्हें भी मौका मिला तब उन्होंने भी भारत के साथ बातचीत की पहल नहीं की और आज चुनाव को देखें वे भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी शख्स आगे कहता है कि इंडिया में आज के समय में बेहद ही मजबूत हुकूमत है। अगर पाकिस्तान आज के समय में बातचीत के लिए जाता है तो भारत पीछे नहीं हटेगा। अगली खबर की बात करें, जहां सेना की संवेदनशील तस्वीरें लीक होने से डर गया चीन, अपने ही लोगों को देने लगा धमकी। दरअसल चीन ने अपने देश के लोगों को संवेदनशील सैन्य उपकरणों की तस्वीरें ऑनलाइन साझा करने से बचने की सलाह दी है। चीन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि सैन्य उपकरणों की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करने वाले लोग राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये चेतावनी चीन की काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी ने WeChat पर पोस्ट किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने शनिवार को अपने WeChat अकाउंट पर कहा कि संवेदनशील सैन्य उपकरणों की तस्वीरें खींचने वाले किसी भी व्यक्ति को जेल की सजा हो सकती है। मंत्रालय ने आगे कहा कि बिना अनुमति के संवेदनशील सैन्य उपकरणों की तस्वीरें खींचना राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालने वाला कृत्य है। अगली खबर की बात करें, जहां आप पर कोई नजर डाले ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, राजनाथ सिंह ने जवानों का बढ़ाया मनोबल। बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को एक दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। उनके साथ आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे जी भी हैं। वे पिछले दिनों हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पहुंचे हैं। राजौरी पहुंचे राजनाथ सिंह ने जवानों का मनोबल बढ़ाया और कहा कि आपके ऊपर कोई नजर डाले ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने सेना के लिए सरकार का खजाना भी खोल दिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने राजौरी में जमीनी हकीकत का जायजा लिया और जवानों से मुलाकात की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने हमले में घायल हुए जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि इस घटना की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने की तैयारी चल रही है। हमारी सेना का हर एक जवान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां कुनार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आखिर क्या है जिसे तालिबान के साथ तैयार करेगा भारत। पाकिस्तान ने कहा दुश्मनी की शुरुआत। जी हाँ, हमें अपने पानी का प्रबंधन करना होगा, चाहे वो कुनार नदी हो या फयाब हो या फराह या हेलमंद में हो। यह अफगान लोगों का अधिकार है, उन्हें अपने अधिकार का अच्छा उपयोग करना चाहिए। अफगान लोगों के अधिकार के लिए अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात गंभीर निर्णय लेने वाली सरकार के तौर पर इसे अपनी प्राथमिकताओं में से एक बनाना होगा। दोस्तों, ये बयान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद का। तो अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात सरकार यानी तालिबान शासन के प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अफगान लोगों के अधिकार के लिए जो सही फैसले होंगे वैसे फैसले उनकी सरकार लेगी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है, वो सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए जल विद्युत के स्रोत के रूप में प्रमुख नदियों पर बांध बनाने की योजना पर आगे बढ़ रही है, ताकि कई सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसान खेती की ओर लौट सके और देश की मीठे पानी की जरूरत को पूरा किया जा सके। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान चाहता है कि कुनार नदी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम भारत संभाले और रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि तालिबान और भारत के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है, जिसको लेकर पाकिस्तान ने तालिबान को धमकी भी दी। बलूचिस्तान सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर कुनार नदी पर वाटर प्रोजेक्ट की शुरुआत तालिबान करता है तो इसे संघर्ष की शुरुआत माना जाएगा। अगली खबर बता दें, ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को दी खुली धमकी। कहा ब्रिगेडियर जनरल मौसवी की हत्या के लिए चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। जी हाँ, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कहा कि सीरिया में हवाई हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ब्रिगेडियर जनरल रजी मौसवी को मारने के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी राष्ट्रपति ने एक प्रेस बयान में कहा कि बिना कोई शक के ये कार्रवाई क्षेत्र में कब्जा करने वाले ज़ायोनी शासन की हताशा, असहायता और अक्षमता का एक और संकेत है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ब्रिगेडियर जनरल मौसवी सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास सईदा ज़ैनब इलाके में एक हवाई हमले में मारे गए। IRGC में कुछ पदस्थ अधिकारी मौसवी सीरिया में ईरान के सेना अभियानों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अगली खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने रुवीना 20 की बात। कहा मेरे पास साइकिल भी नहीं है, आपके पास तो कम से कम कार भी है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत
अंतर्गत बुधवार को ग्राम पंचायत जामगोद की रुबीना बी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संवाद किया। रुबीना बी ने बताया कि उन्होंने एक कार खरीदी है, तो प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि आपके पास तो कार है लेकिन मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। ग्राम पंचायत जामगोद में विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री देश भर के हितग्राहियों से बात कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने 2014 से अब तक देश के लिए इतना कुछ किया है, देश को लगातार ऊंचाइयों को छुआया है दोस्तों, लेकिन उनके पास साइकिल तक नहीं है। वाकई में उन्होंने बता दिया है कि देश के लिए अगर कोई जी सकता है तो ऐसे भी जी सकता है। जी हाँ, बहरहाल ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है, और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहरहाल ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।